गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 13 और 14 ऑफ अगस्त के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बहुत ही धमाकेदार सेशन होने वाला है क्योंकि आज आपको बहुत सारे नए करंट अफेयर्स और न्यूज़ देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। राजीव गौबा, हु हैज़ बीन इन द न्यूज़ रिसेंटली, होल्ड्स विच पोजीशन इन इंडिया। सुर्खियों में रहने वाले राजीव गौबा भारत में किस पद पर हैं? तो राजीव गौबा प्रेजेंट में हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं और किस वजह से आजकल चर्चे में हैं? क्योंकि हाल ही में इनका जो टेन्योर है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और इसी के साथ ये लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी बन चुके हैं इंडिया के। और इनके पहले अगर बात करें तो बीडी पांडे ने ये रिकॉर्ड बनाया था एज बीइंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट सेक्रेटरी। ये कैबिनेट सेक्रेटरी थे फ्रॉम 1972 टू 1977। और अब राजीव गौबा इस ऑफिस में रहेंगे टिल 30 ऑफ अगस्त 2024। तो ये तीसरी बार हो रहा है जब इनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड किया गया है 1 साल के लिए, ठीक है। तो राजीव गौबा प्रेजेंट में हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। चलिए यहाँ पे कुछ डिफरेंट ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो एज अ स्टैटिक जीके कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबसे पहले है हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के करंट चेयरमैन कौन है? तो हमेशा याद रखिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट ही चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, और प्रेजेंट में हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़। तो यही हैं चेयरमैन राज्यसभा के। फिर इसके बाद हमारे प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो ये हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, और याद रखिएगा ये 50th नंबर के चीफ जस्टिस हैं। फिर इसके बाद लोकसभा के स्पीकर कौन है? ये हैं ओम बिरला। इनको आप न्यूज़ पे फ्रिक्वेंटली देखते ही रहते होंगे। फिर इसके बाद लीडर ऑफ लोकसभा कौन है? तो ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और प्रेजेंट में कौन है? नरेंद्र मोदी जी। फिर इसके बाद राज्यसभा के लीडर कौन है? ये हैं मिस्टर पीयूष गोयल। इसके अलावा 6 नंबर पे हम बात करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, और प्रेजेंट में ये हैं मिस्टर राजीव कुमार। ओके। 7th है कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और ये हैं GC मुर्मू। इनके बारे में एक चीज़ और हमें क्या पता है कि ये WHO में एक्सटर्नल ऑडिटर भी हैं फिलहाल, और कुछ दिनों पहले इनका जो टेन्योर है इस पोजीशन पे वो 4 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और ये हैं मिस्टर R वेंकट रमनी। नेक्स्ट पोजीशन है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की, जो कि है मिस्टर तुषार मेहता। ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, ये है मिस्टर अजीत डोवल। और इसके बाद एक और लास्ट है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, जो है मिस्टर अजय कुमार सूद, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट पोजीशंस हैं जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं, तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। अभी आगे एक और क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को हम डिस्कस करेंगे जिनका टेन्योर एक्सटेंड हुआ है, वहाँ पर कुछ और ब्यूरोक्रेट्स को एक बार देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री साइंड द कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट विद द US। किस देश ने अमेरिका के साथ कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? तो पाकिस्तान की कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव कर दिया है कि ये नया सिक्योरिटी पैक्ट अपना साइन करेंगे US के साथ, और इसी के साथ पाकिस्तान और US एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं अपने डिफेंस कॉपरेशन की फील्ड में, क्योंकि बहुत सालों से दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में डिस्ट्रस्ट की प्रॉब्लम चल रही थी, ट्रस्ट नहीं था। और इसी के साथ जो इस्लामाबाद है उसके लिए कुछ नए एरियाज़ खुलेंगे जिसमें वो वॉशिंगटन से मिलिट्री हार्डवेयर मंगा सकते हैं, ठीक है। तो अब दोनों ही कंट्रीज़ साइन करेंगी ये कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी एंड सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ओके। तो कौन सी 2 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हैं? तो आंसर है US एंड पाकिस्तान। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला है इसमें रशिया अफ्रीका समिट। आपको बताना है कि इस साल की जो रशिया अफ्रीका समिट थी इसके लिए कौन सी कंट्री वेन्यू थी, तो ये समिट हुई है रशिया में, ठीक है। फिर इसके बाद हाल ही में USA ने अनवील किया है अपना पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसको कि स्क्रैच से बनाया गया था। बहुत ही टाइम लगा, डेकेड्स में ये रिएक्टर बना है, और ये लगभग 1100 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। फिर इसके बाद एक नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम स्किया। सबसे पहले ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो ये UK को हैं, और हाल ही में ये इलेक्ट हो चुके हैं एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ IPCC। फुल फॉर्म क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके। तो आपसे पूछ सकते हैं कि IPCC के नए चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हैं जिम स्किया। हो सकता है इनकी कंट्री आपसे पूछ ली जाए, तो ये UK को बिलोंग करते हैं।
फिर इसके अलावा यूनेस्को ने हाल ही में किस सिटी को रिकमेंड किया है कि उस सिटी को इन्हें इंक्लूड कर लेना चाहिए अपनी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जो कि डेंजर में होती हैं? तो ये सिटी है वेनिस। ठीक है, यूनेस्को ने वेनिस सिटी को हाल ही में ये सजेस्ट किया है कि इनको लिस्ट ऑफ डेंजर वाली लिस्ट में ऐड कर लेना चाहिए। फाइन। फिर इसके अलावा हमने कल पढ़ा था एक एक्सरसाइज के बारे में जिसका नाम है फैल्कन शील्ड 2-3। ये कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच की एक्सरसाइज है? चाइना एंड यूएई। ओके, तो ये कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेज द राइस प्राइस इंडेक्स? कौन सी संस्था चावल मूल्य सूचकांक जारी करती है? तो ये है यूनाइटेड नेशंस की फूड एजेंसी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और जुलाई मंथ में इन्होंने रिपोर्ट किया था कि ये जो राइस प्राइस इंडेक्स है ये इंक्रीज हुआ है 2.8% से, और इसी के साथ ये पिछले 12 सालों में सबसे ज़्यादा लेवल पे पहुंच चुका है। ओके, और ये जो इंक्रीज़ है किस वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस जो कि इंडिया ने इम्पोज किए हैं, जिसकी वजह से जो राइस के प्राइसेस हैं डिफरेंट की एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में वो भी अफेक्ट हुए हैं। और ये सब किसने बताया है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका हेडक्वार्टर्स है रोम, इटली में। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा कि राइस प्राइस इंडेक्स को कौन से इंस्टीट्यूट रिलीज करती है? तो ये है FAO। ओके, इसके अलावा कौन से इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में इस्टेब्लिश किया है एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉर वाटर न्यूट्रलिटी? तो ये है गवर्नमेंट का थिंक टैंक नीति आयोग। इन्होंने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन इस्टेब्लिश की है, साथ ही एक प्रॉपर अप्रोच बताई है वाटर न्यूट्रलिटी की इन इंडस्ट्रीज, ताकि वाटर कंजर्वेशन को हम प्रमोट कर सकें और इसका एफिशिएंट यूज़ हो सके। ठीक है, तो वाटर न्यूट्रलिटी अब डिफाइन होगा एज द टोटल फ्रेश वाटर कंजम्पशन, जिसमें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाटर यूज़ सभी तरीका इंक्लूड होगा इन क्रिटिकल सप्लाई चेन्स, जो कि इक्वल टू और लेस दैन होना चाहिए क्वान्टिफाइबल वाटर सेविंग्स, जिसको कि अचीव किया गया है थ्रू स्ट्रैटेजीज। बेसिक एम क्या है? वाटर यूज़ एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, साथ ही कंजर्वेशन एफर्ट्स को प्रमोट करना। ठीक है, तो बस हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि वाटर न्यूट्रलिटी की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन अब किसने इस्टेब्लिश कर दी है? तो ये आंसर है यहाँ पे नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। मिस्टर अजय कुमार भल्ला हु हैज़ बीन इन द न्यूज़ रिसेंटली होल्ड्स विच पोजीशन इन इंडिया? चर्चा में रहे अजय कुमार भल्ला भारत में किस पद पर हैं? तो याद रखिएगा ये हमारे यूनियन होम सेक्रेटरी हैं, और हाल ही में इनका जो टेन्योर है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड हो चुका है, और अब ये इस पोजीशन पे रहेंगे टिल 22 अगस्त 2024। ये नोटिफिकेशन जारी करी है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग ने। ठीक है, तो पहले इनका रिटायरमेंट होने वाला था नवंबर 2020 में, 2 ईयर का टेन्योर मिले रहने के बाद, मतलब 2018 में अपॉइंट हुए थे, और उसके बाद 2020 में इनका जो टेन्योर है वो 1 साल के लिए बढ़ाया गया 2021 तक, और फाइनली 2 और 1 साल के एक्सटेंशन के बाद 2023 में अगस्त मंथ में इनका रिटायरमेंट होने वाला था, लेकिन फाइनली इनको 1 साल का और एक्सटेंशन मिल चुका है। ठीक है, तो प्रेजेंट में हमारे यूनियन होम सेक्रेटरी कौन है? मिस्टर अजय कुमार भल्ला। यहाँ पे चलिए कुछ सेक्रेटरीज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे प्रेजेंट में फिनेंस सेक्रेटरी कौन है? तो ये है मिस्टर TV सोमनाथन। सेकेंड सेक्रेटरी की पोजीशन आती है डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस सेक्रेटरी हैं हमारे मिस्टर गिरिधर आरामने, और ये जो है आप रिसेंट अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन में भी इंक्लूड कर सकते हैं, मई मंथ में आई थिंक इनका अपॉइंटमेंट हुआ था। इसके बाद थर्ड है फॉरेन सेक्रेटरी। हमारे प्रेजेंट में फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्टर विनय मोहन क्वात्रा। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट है रेवेन्यू सेक्रेटरी, और ये हैं मिस्टर तरुण बजाज। इसके अलावा नीति आयोग के प्रेजेंट में वाइस चेयरमैन कौन है? तो ये हैं सुमन बेरी, और सारे लोग अब कमेंट्स में बताएंगे कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, इतना तो सबको मालूम ही होगा। फिर नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, ये कौन है? मिस्टर शक्तिकांत दास। याद रखिएगा इनको इस साल का गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला है। फिर इसके बाद सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की बात करें तो ये भी आप रिसेंट अपॉइंटमेंट्स में लिख सकते हैं, मिस्टर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और ये हैं मिस्टर YK सिन्हा, फुल फॉर्म क्या है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हैं डायरेक्टर ऑफ CBI के नए डायरेक्टर हो चुके हैं मिस्टर प्रवीण सूद। और एक लास्ट देख लेते हैं, नए डायरेक्टर रॉ के कौन बन चुके हैं? ये हैं मिस्टर रवि सिन्हा, ये भी कुछ दिनों पहले ही नियुक्त किए गए हैं। ठीक है,
सारे लोग कमेंट्स में एक और क्वेश्चन का जवाब देंगे, इसरो के प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है? ये बहुत इजी है, आई थिंक सबको मालूम होगा इसका आंसर। सारे लोग कमेंट्स में बताएंगे और सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज सेट टू रिमूव एक्स्ट्रा टैरिफ्स ऑन ऑस्ट्रेलियन बार्ले एज टाइज इम्प्रूव बिटवीन द टू कंट्रीज? दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार होने पर कौन सा देश ऑस्ट्रेलियाई जौ पर अतिरिक्त शुल्क हटाने के लिए बिल्कुल तैयार है? ये कंट्री है चाइना। चाइना ने बताया कि वो एक्स्ट्रा टैरिफ्स को अब रिमूव कर रहे हैं जो इन्होंने पहले ऑस्ट्रेलियन बार्ले पे लगाए थे। और किस लिए कर रहे हैं ये? ताकि इनके दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में जो टाइज़ हैं वो कहीं ना कहीं मजबूत हो सकें। ठीक है, तो बीजिंग ने अब तक हेफ्टी लेवीज इम्पोज किए हुए थे ऑन ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट, उसमें सिर्फ बार्ले नहीं आता है, लाइक बीफ और वाइन पे भी 2020 में। लेकिन अब जो है दोनों कंट्रीज़ ने डिसाइड किया है कि अब वो अपने रिलेशनशिप को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये कंट्री है चाइना। ओके, यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स एक बार फिर से देखेंगे, जिसमें सबसे पहली कंट्री है यहाँ पे इराक। और इराक 3 वजह से आजकल न्यूज़ में है। सबसे पहले याद रखिएगा कि इराक ने अपने यहाँ पे मीडिया को बैन कर दिया है कि वो होमोसेक्सुअलिटी का टर्म यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, किस लिए किया है? तो कुछ मोरल ग्राउंड्स पे किया है। होमोसेक्सुअलिटी का रिप्लेसमेंट इन्होंने बनाया है सेक्सुअल डेविएंस। ठीक है, सेक्सुअल डिवाइंस टर्म यूज़ होगा रादर देन होमोसेक्सुअलिटी। फिर इसके अलावा इराक 18th कंट्री है जिसने एलिमिनेट कर लिया है ट्रैकोमा को सक्सेसफुली एज अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न, और ये बताया है WHO ने। फिर इसके अलावा इराक 50th कंट्री है जिसने एटलीस्ट एक निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ को इस तरह एलिमिनेट किया है ऑन अ ग्लोबल स्केल। ठीक है, फिर इसके अलावा हम कैम्बोडिया कंट्री पे आते हैं। कैम्बोडिया में हाल ही में नए प्राइम मिनिस्टर नियुक्त हुए हैं और इनका नाम है हुन मैनेट। ओके, और ये जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बेटे हैं। फिर इसके अलावा एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं टाइम टू टाइम आपको रिवाइज कराते रहती हूँ, एडमायरल लीजा फ्रेंचिटी। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली वुमेन है जो कि लीड कर रही हैं US नेवी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिति स्वामी, परनीत कौर एंड ज्योति सुरेखा वेनम हु आर सीन इन द न्यूज रिसेंटली प्ले बीच स्पोर्ट। खबरों में नजर आ रही अदिति स्वामी, परनीत कौर और ज्योति सुरेखा वेनम कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये सारे लोग एसोसिएटेड हैं आर्चरी से। किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में इन्होंने इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप्स 2023 में, जिसके लिए वेन्यू है बर्लिन। ओके, इसी वजह से ये सारे लोग चर्चे में हैं। याद रखिएगा सर्जियो पैगनी जो कि 2 टाइम वर्ल्ड कप फाइनल विनर हैं, इनको हायर किया गया था एज अ चीफ कंपाउंड आर्चरी कोच दिसंबर मंथ में लास्ट ईयर 2022 में। ठीक है, तो अदिति स्वामी, परनीत कौर एंड ज्योति सुरेखा वेनम ये सारे लोग आर्चरी से रिलेटेड हैं और न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने मिल के कंपाउंड वुमेन्स आर्चरी टीम के तौर पे इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप्स में, जिसके लिए वेन्यू है बर्लिन। चलिए यहाँ पे कुछ स्पोर्ट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स की बात करेंगे। बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स जो है ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। इसमें सेकंड पोजीशन पे थे सर्जियो पेरेज और थर्ड पे थे चार्ल्स लेक्लेर्क। फिर आपको बताना है कि कौन से स्टेट ने हाल ही में इनिशिएट किया है वाटर टूरिज्म एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023। ये पॉलिसी है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की। ठीक है, फिर इसके अलावा हम बात करेंगे स्पेनिश फेडरेशन हॉकी टूर्नामेंट की। आपको बताना है कि ये जो टूर्नामेंट है किसने जीता है, तो इसकी विनर कंट्री है इंडिया और इंडिया ने इसमें फाइनल्स में हराया था स्पेन कंट्री को जो कि होस्ट था। ठीक है, इसके अलावा हाईएस्ट गोल स्कोरर कौन है विथ हेडर्स इन फुटबॉल हिस्ट्री, तो ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो और इन्होंने हाल ही में रिकॉर्ड ब्रेक किया है लेट जर्मन स्ट्राइकर गर्ड मुलर का। सबको पता होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, सारे लोग इसका आंसर कमेंट्स में मेंशन करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे इगा स्वियातेक की जो कि पोलैंड के लिए खेलती हैं और याद रखिएगा ये वर्ल्ड नंबर 1 है WTA की रैंकिंग्स में। ओके, और एक लास्ट यहाँ पे और देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है जापान ओपन 2023 जिसमें कि जो सिंगल्स मेंस टाइटल था उसके विनर थे विक्टर एक्सेल्सन और ये कौन सी कंट्री से हैं, डेनमार्क से। इन्होंने हराया था जोनाथन क्रिस्टी को जो कि इंडोनेशिया को बिलोंग करते हैं। वहीं अगर हम वुमेन्स कैटेगरी की बात करेंगे तो इसकी विनर थी NC यंग जो कि साउथ कोरिया से हैं और इन्होंने हराया था चाइनीज़ प्लेयर को जो कि हैं ही बिंग
जियाओ। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जापान ओपन में मेंस सिंगल्स के विनर कौन है, तो ये विक्टर एक्सेल्सन है, और वुमेन सिंगल्स में विनर है एन सी यंग, जो कि साउथ कोरिया से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटले फॉर द अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल 2023 का परिव्यय कितना है? तो ये बिल हाल ही में लोकसभा में पास किया गया और इसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल भी दे दिया है, जिसका बजट है 50,000 करोड़ रुपए का अगले 5 सालों में। ठीक है, इसका एम क्या है? जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसको सिस्टमैटिकली फॉस्टर करना अक्रॉस इंडिया के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट लेवल्स पे। ओके, तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल का आउटले है 50,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा एक और यहाँ पे फैक्ट एंड फिगर का क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द रिसेंट हाईएस्ट ग्लोबल सी सरफेस टेम्परेचर जिसने कि 2016 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, तो डेली ग्लोबल सी सरफेस टेम्परेचर ने 2016 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और अब ये वैल्यू पहुंच चुकी है 20.96 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 2016 में रिकॉर्ड था 20.95 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो साइंटिस्ट ने अभी एक्सपेक्ट किया है कि ये जो रिकॉर्ड है अभी आगे फर्दर ब्रेक होता रहेगा, क्योंकि यूजुअली ओशंस जो हैं वो हॉटेस्ट होते हैं मार्च मंथ में, ना कि अगस्त में। ठीक है, तो अगस्त में हॉट होने का मतलब क्या है कि अभी ये फर्दर और ज़्यादा हॉट होता रहेगा। तो फिलहाल जो रिकॉर्ड है ग्लोबल सी सरफेस टेम्परेचर का वो है 20.96 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 से संबंधित है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, क्योंकि 5 साल के नेगोशिएशंस के बाद फाइनली इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन पार्लियामेंट में बाय दिस मिनिस्ट्री, और इसमें जो है इंडिविजुअल्स के जो राइट्स हैं टू प्रोटेक्ट देयर पर्सनल डेटा उसको भी वैलिडेट किया जा रहा है। साथ ही जो ज़रूरत है कि ऐसे पर्सनल डेटा को प्रोसेस किया जाए लॉफुल पर्पस के लिए, उसको भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। ठीक है, तो बस याद रखिएगा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। यहाँ पे 2 बिल डिस्कस करेंगे जो हम पीछे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें पहला है जन विश्वास बिल, और सिंपली यहाँ पे बस बात करेंगे किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। जन विश्वास बिल हाल ही में लोकसभा में पास हो चुका है और ये रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से। इस बिल में क्या था, अगर आपको ये जानना है तो आप पुराने लेक्चर्स को हमारे रेफर कर सकते हैं, वहाँ पर हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। सेकेंड है यहाँ पे उल्लास इनिशिएटिव, और ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। उल्लास का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। इसका एम है एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करना और लिटरेसी को नेशन वाइड लेवल पे बाय क्रिएटिंग अ लर्निंग इकोसिस्टम, जिसमें कि बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी से अवगत कराया जाएगा इंडिविजुअल्स को जो कि 15 साल या उससे ज़्यादा हैं लेकिन उन्होंने कभी भी स्कूल अटेंड नहीं किया। ठीक है, उन्हें कभी मौका नहीं मिला स्कूल जाने का, तो ऐसे लोगों के लिए उल्लास इनिशिएटिव लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट इज अडॉप्टिंग एन अर्ली वार्निंग सिस्टम टू रिड्यूस द स्टूडेंट ड्रॉप आउट? कौन सा भारतीय राज्य छात्र ड्रॉप आउट को कम करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली अपना रहा है? तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है ये अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो कि इंस्पायर्ड है नीदरलैंड कंट्री से, जिसमें कि स्टूडेंट ड्रॉप आउट रेट्स को कम करवाया जाएगा स्कूल्स के अंदर। ओके, क्या होगा इसमें? इस सिस्टम में जो स्टूडेंट की अटेंडेंस है उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा, और अगर स्टूडेंट 40 दिन से ज़्यादा एब्सेंट होता है तो फिर जो एजुकेशनल अथॉरिटीज़ हैं वो इंटरवीन करेंगी, उनके पेरेंट्स को कांटेक्ट किया जाएगा या फिर जो भी उनके गार्डियंस हैं, ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो बच्चा है वो स्कूल वापस आएगा। ठीक है, और किस लिए किया जा रहा है? ताकि जो स्टूडेंट ड्रॉप आउट रेट है वो कहीं ना कहीं कम हो सके। तो ऐसा करने वाला स्टेट कौन सा है? ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में 3 न्यूज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से ये न्यूज़ में था। सबसे पहली बात यह है कि इन्होंने लॉन्च किया था कुछ दिनों पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2023, जिसका मेन पर्पज़ है उत्तर प्रदेश को हब बनाना फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का। इसी पर्पज़ से इसको लॉन्च किया गया। हो सकता है आपसे पूछ लें कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल पॉलिसी किस स्टेट ने लॉन्च की, तो आंसर है उत्तर प्रदेश। सेकेंड है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड, क्योंकि ये अवार्ड दिया गया है उत्तर प्रदेश के ही चीफ मिनिस्टर मिस्टर योगी आदित्यनाथ को। और इसके अलावा याद रखिएगा कि जो भी अब प्रिजन्स हैं उत्तर प्रदेश में उनको प्रिजन्स नहीं बोला जाएगा, बल्कि उनको अब रिफॉर्म होम्स कहा जाएगा। ठीक है,
तो ये 3 न्यूज़ हो गई उत्तर प्रदेश के बारे में। अच्छा, इसके अलावा आजकल थोड़ा सा हिमालयन वल्चर भी न्यूज़ में है, क्योंकि इनकी जो पहली इंस्टेंस देखी गई कैप्टिव ब्रीडिंग की वो इंडिया के कौन से स्टेट से मिली हमें? असम स्टेट। याद रखिएगा ये IUCN की लिस्ट में थ्रेटेंड स्पेशीज कहलाते हैं, ठीक है, थ्रेटेंड वाली लिस्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफशोर एरियाज मिनरल्स बिल सीक्स टू ग्रांट हाउ मेनी ईयर्स ऑफ प्रोडक्शन लीज फॉर ऑफशोर मिनरल्स। अपतटीय क्षेत्र खनिज विधेयक अपतटीय खनिजों के लिए कितने वर्षों का उत्पादन पट्टा देने का प्रावधान करता है? तो हाल ही में लोकसभा ने अप्रूव किया है ऑफशोर एरियाज मिनरल्स अमेंडमेंट बिल, जिसका काम है फिक्स्ड 50 साल का प्रोडक्शन लीज ऑफर करना ऑफशोर मिनरल्स के लिए। और इसमें बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट ऑक्शन रूट क्रिएट किया जा रहा है माइंस को एलोकेट करने के लिए, और इसके हेल्प से सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इनेबल किया जाएगा कि वो डिफरेंट तरह के रूल्स फ्रेम कर सकते हैं फॉर कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स हमारे ऑफशोर एरियाज़ में, ठीक है। तो फिलहाल ये जो बिल है ये 50 साल का प्रोडक्शन लीज ग्रांट करता है हमारे ऑफशोर मिनरल्स के लिए। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 50 ईयर्स। कल हमने माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल के बारे में पढ़ा था, जिसके हेल्प से इन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ किया है कि वो 6 तरह के मिनरल्स को माइन कर सकते हैं, जिसमें कि इंपॉर्टेंट मिनरल्स लाइक गोल्ड और लिथियम और सिल्वर वगैरह आते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था, 12 एटॉमिक मिनरल्स ऐसे थे जिनकी माइनिंग एक्सक्लूसिव तौर पे रिजर्व थी स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें से अब 6 जो मिनरल्स हैं उनका माइनिंग कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर्स। तो याद रखिएगा ये है माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, गाइल्स पेरोल्ट हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन। खबरों में नजर आए गाइल्स पेरोल्ट किस पेशे से जुड़े हैं? बेसिकली ये एक फ्रेंच ऑथर हैं और ये जाने जाते हैं अपनी एक बहुत फेमस नॉवेल के लिए जिसका नाम है ले पुल ओवर राउज। लेकिन हाल ही में इनका देहांत हो गया एट द एज ऑफ 92 ईयर्स। तो इनका ओरिजिनल नाम था जैक्वेस पेरोल्स और ये जो है एक लॉयर थे, लेकिन बाद में इनका कैरियर जो है वो बदल गया और ये जर्नलिस्ट बन गए और बाद में जाके नॉवलिस्ट हो गए थे। और इन्होंने बहुत बाद में जाके एक अपना पेन नेम अडॉप्ट किया था जिसका नाम है गाइल्स पेरोल्ट, ओके। तो याद रखिएगा ये एक ऑथर थे और हाल ही में इनका निधन हो चुका है। यहाँ पे एक बुक है जो आजकल चर्चे में है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, मेमोरीज नेवर डाई। और इस बुक के थ्रू किसको ट्रिब्यूट पे किया गया है? तो याद रखिएगा APJ अब्दुल कलाम जी को, ठीक है। तो ये बुक कौन सी है? मेमोरीज नेवर डाई। तो ये हो गए हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको सेशन में बहुत मज़ा आया होगा। कहने को तो हम यहाँ पे सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन पुराने करंट अफेयर्स को अगर गिना जाए या उनको यहाँ पे काउंट किया जाए तो लगभग हम 50 क्वेश्चन एक सेशन में डिस्कस कर लेते हैं बहुत ही आराम से, क्योंकि हर स्लाइड पे एटलीस्ट हम 5 से 6 करंट अफेयर्स देखते हैं। तो आई होप कि ये सेशंस आपको बहुत फ्रूटफुल लग रहे होंगे और इनका रिजल्ट आपके मॉक्स में या एग्जाम में डेफिनेटली दिखाई दे रहा होगा। कल क्लास नहीं होगी बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस डे। विश यू ऑल अ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड इसके बाद अब हम वेंसडे को मिलेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपने पेरेंट्स को जल्द से जल्द प्राउड फील कराइए। चलिए आपकी क्विज पे चलते हैं, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस हम कहीं ना कहीं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर अब आपकी टर्न है इनका आंसर लिखने की। और आप वीडियो को पॉज करिए और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के इनके जवाब कमेंट्स में मेंशन करिए। इसमें से आपको जितने भी आते हैं वेल एंड गुड, जितने नहीं आते कोई बात नहीं, डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा। बस मेरे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहिए और रोज़ आइए, इसी तरह धीरे धीरे करके आपके स्कोर में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो अब हम वेंसडे को मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenus Hadsana signing off.